नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी पर चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। भारत और अमेरिका, इन दोनों देशों के जो संबंध है इस वक्त बहुत ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जिस टैरिफ को लेकर तनातनी का दौर देखने को मिल रहा है उसमें अगर मुख्य बिंदु है तो वो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि उसके जो है कृषि उत्पाद वो भारत में अपनी पहुंच बनाएं, भारतीय बाज़ार में जो है उतारे जाएं। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि क्योंकि उसके अपने लोगों का हित इससे जुड़ा हुआ है, वो इस मार्केट को अमेरिकी उत्पादों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए नहीं खोल सकती है, क्योंकि अमेरिका में जो कृषि है वो खास करके बहुत ज़्यादा हाईली सब्सिडाइज बताई जाती है और अगर वो उत्पाद भारत में आ गए तो भारत का जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, जो छोटे किसान हैं, उनको जो है बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम अपने दर्शकों तक लगातार ये बात पहुंचाते रहे हैं कि भारत का जो कृषि सेक्टर है वो लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार सरकार से अपील करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, बैठकों की मांग करते रहे हैं, लेकिन तमाम विरोध और मांगों के बावजूद सरकार और किसानों के बीच जो है ये गतिरोध खत्म नहीं हो सका। और अब जो है अमेरिका की जो है ये धमकी कि हमारे प्रोडक्ट्स भारतीय बाज़ारों में पहुंचाए जाएं, तभी हम आपके साथ जो डील है, ट्रेड डील, वो करेंगे। इसीलिए भारत का कृषि जगत कितने बड़े संकट का सामना कर रहा है और अगर अमेरिकी उत्पाद आ जाएं तो ये संकट जो है कितना विकराल हो सकता है, इसको समझने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। चर्चा द ट्रुथ के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर सुनीलम हैं, फार्मर इश्यूज एक्सपर्ट हैं, फार्मर लीडर भी हैं और लगातार तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं भारत की जनता से जुड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है, उसके लिए भी काम करते रह रहे हैं। तो डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका जस्ट टीवी पर। जी, सबसे पहले तो आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार के वर्जन को ही समझ लेना चाहती हूँ। शुरुआत यहीं से करती हूँ। सरकार कह रही है कि टैरिफ का सामना इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वो अपने लोगों के हितों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। तो जिन किसानों की दुहाई दे रही है सरकार, जिन छोटे किसानों की दुहाई दे रही है, जिन एमएसएमईज की दुहाई दे रही है, मैं स्पेसिफिक किसानों की बात कर लेती हूँ सुनीलम सर, कि क्या सरकार वाकई अपने किसानों को प्रोटेक्ट कर रही है और इसी वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील में तनातनी बनी हुई है, कोई सहमति नहीं बन सकी दोनों देशों के बीच? असल में प्रोटेक्ट करने का नाटक कर रही है। आपको मालूम है कि अमेरिका का जो पूरा प्रयास है, अमेरिका की तमाम सारी कंपनियां तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ही घुसी हुई हैं जी। मतलब बीज का अगर आप देखें, पेस्टिसाइड का अगर आप देखें, है ना, और जो है तमाम सारी कंपनियां जो है पहले से एग्रीकल्चर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को अपने ग्रिप में लेना चाहते हैं। और उसके लिए एक तो ये जो 3 कृषि किसान विरोधी कानून हमने जिन्हें कहा था, उसके माध्यम से भी ये था कि कॉरपोरेट जो है वो जमीनें खरीद सकता है और जो है वो इस समय पूरी दुनिया के अंदर कंपनियां जमीनों को खरीदने की उसके अंदर होड़ चल रही है, जिसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं, अडानी मुख्य रूप से उसके अंदर शामिल। तो उनकी तो बराबर ये कोशिश रही है। जी। आपको याद होगा कि इसका कोई मतलब नई चीज नहीं है, इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है। पुराना मतलब एक गैट बना था, गैट के बाद में आपको मालूम है कि डब्ल्यूटीओ बना। डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है जो एओए था, जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसकी बातचीत हुई। उस समय भी भारत के किसानों ने विरोध किया। मुझे याद है कि हांगकांग के अंदर जो मीटिंग थी वो एक टापू के ऊपर हुई थी, क्योंकि उसके पहले सिएटल की एक मीटिंग थी, वो जन आंदोलनों ने दुनिया के उसको विफल कर दिया था। तो डर के मारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो एक हांगकांग के टापू पे मिले थे, लेकिन दुनिया भर के किसान जो है हांगकांग में इकट्ठे हो गए थे और वहां पर जो है हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी। उस समय वो रुक गया था, लेकिन भारत सरकार कभी रुकी नहीं। अभी भारत सरकार ने जिस तरीके से आपने देखा कि सीटा का जो एक एग्रीमेंट इन्होंने किया है, यूके के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है,
इसके पहले ईशान के साथ में जो एफटीए जो हुआ था, उसका असर पूरा का पूरा जो नारियल पैदा करने वाले किसान हैं, कॉफी पैदा करने वाले किसान हैं, काली मिर्च और ये सब जो केरल वाले मुख्य तौर पे किसान हैं, उनके ऊपर बहुत रबड़ पैदा करने वाले किसान हैं, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये दबाव बराबर भारत के किसान संगठनों का, भारत के किसानों का रहा है कि वो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं करें। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जब आंदोलन चल रहा था, ये तीन किसान विरोधी इसका आंदोलन चल रहा था, उस समय एक अमेरिका के साथ में एक एफटीए की बातचीत चल रही थी, उसे आरसीईपी कहा गया था जी। और वो समझौता लगभग फाइनल हो गया था। लेकिन जो है उसकी उस समय हम लोगों ने, मुझे याद है कि मैं उस दिन भोपाल में था, हम लोगों ने पुतले जलाने का काम उसके किया था। उसके बाद भारत सरकार रुकी थी। अभी भी हम लोग जो है ये एग्रीमेंट जो कि कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, बातचीत तो लगातार चल ही रही है। जी। हम उसी की प्रत्याशा के अंदर हम लोगों ने अभी 13 अगस्त को पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने मोदी और ट्रंप के पुतले जलाने का निर्णय लिया है गांव गांव के अंदर। और वो इसलिए हम लोगों ने लिया है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे को किसी भी तरीके का एग्रीमेंट कृषि के क्षेत्र को, हम लोग ये कहते थे, पुरानी बात है कि एग्रीकल्चर आउट ऑफ डब्ल्यूटीओ, जी। है ना, ये इसको लेके पूरे देश के किसानों का उस समय कैंपेन था। जी। तो हम ये चाहते हैं कि आप कोई भी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते हैं उसके अंदर से आप कृषि को बाहर रखने का काम करें, क्योंकि मोटी बात क्या है, दर्शकों को समझने के लिए मोटी बात यह है कि बाहर से जो भी कृषि उत्पाद आएगा तो वो उसकी डंपिंग होगी, क्योंकि वहां पर मास प्रोडक्शन होता है। जी। वहां पर खेती, हमारे यहाँ पर जो खेती है वो सस्टेनेंस के लिए होती है, जीविकोपार्जन के लिए होती है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए होती है। 85% खेती जो है वो हमारे यहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम है। बहुत होगा तो कई तो 1 एकड़ से भी कम है, 50-55%। जी। तो जब इतनी हमारी छोटा रकबा है और वहां का जो रकबा है वो किलोमीटरों के अंदर है, और वहां पर एग्रो बिजनेस है, और हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर है, जी। हमारे कल्चर का वो हिस्सा है, हमारे जीवन का वो हिस्सा है, हमारे गांव का संस्कृति का वो हिस्सा है, और हम उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं। तो इसलिए हम लोग हर समय ये कहते रहे हैं कि आप इसके अंदर हाथ मत डालिए। कई बार कोशिश हुई, हर बार रोका, लेकिन अभी यूके वाला तो रुका नहीं। तो अब उसके भी परिणाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर तो जिन चीजों को उसके अंदर शामिल किया गया है, उसकी अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो जी। उसमें बहुत सारे कृषि उत्पाद हैं, और वो कृषि उत्पाद जब इसके अंदर जो शामिल हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब ये कहा जाता है, आप किसी भी देश के साथ में एग्रीमेंट कर लेते हैं और ये बताते हैं कि वहां से हमारा इंपोर्ट होगा, तो असल में आजकल क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला क्या हुआ है कि आप जैसे देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर चीनी माल, चाइना का माल बिकता है ना, और उसके ऊपर सील सिक्का अलग अलग जगह अलग अलग देशों का लग जाता है। वो कंपनियों के बीच के एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वो जो है हो सकता है कि जो मतलब यूके के नाम से आ रहा है वो भारत की कंपनी का से ही पैदा किया हुआ हो, केवल उसको एक एग्रीमेंट के तहत वो वहां की ओरिजिन से बता करके, और यहाँ का जो दाम कम मिल रहा है तो वहां से दाम ला करके यहाँ पर उसको महंगा बेचने का काम होगा, क्योंकि बिकेगा तो सब मौत से बिकेगा। उनको एक क्योंकि लोगों को एक ये भ्रम रहता है कि विदेश का माल जो आएगा वो अच्छा रहेगा, जो है उसका मतलब हर तरीके से वो अच्छा रहेगा। तो ये गलतफहमी का इस्तेमाल करने के लिए कंपनियां जो है वो भी धोखाधड़ी करने का काम करती हैं, उस तरीके का होगा। और फिर उसमें मुख्य बात ये भी है कि हमारे यहाँ पर ये जो आपको मालूम है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसका भारत के किसान उसका विरोध करते रहे हैं, और वहां पर एक स्थिति ऐसी बन गई है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर या इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि वहां पर जो भी कुछ है वो ज्यादातर जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो सब जो है जीएम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब उसके ऊपर भारत के अंदर रोक लगी हुई है, तो वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली वो इनडायरेक्ट आ जाएंगे, और एक बार इनडायरेक्ट जब आ जाएंगे तो वो पूरे के पूरे लोगों के ऊपर जो है उसका जो असर है, आखिरकार हम लोग क्यों विरोध करते हैं? हम लोग जो है वो इसलिए विरोध करते हैं कि उसका लोगों के हेल्थ के ऊपर गलत असर पड़ता है।
उससे जो लोगों के जो डीएनए हैं वो उस तक के अंदर डिफॉर्मिटी आती है। इस तरीके की स्टडीज हो गई हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन वहां पर उनके पास में वो ओवर प्रोडक्शन है। ओवर प्रोडक्शन इस तरीके का प्रोडक्शन है कि वहां का किसान जो पैदा करता है तो जी उससे कहा जाता है कि भाई आप पैदा मत करो। पैदा ना करने के लिए सब्सिडी देते हैं, फिर भी वहां के किसान पैदा कर देते हैं। अब पैदा करने के बाद में अगर उसकी डंपिंग करनी है तो समुद्र में डालना है तो भी कंपनियों का पैसा लगता है, जी एग्रो कंपनीज का। तो वो भारत के अंदर उनको एक रूट मिल जाएगा। तो जी वो मतलब आपको मालूम है कि जिस तरीके का जाल फैला हुआ है कॉर्पोरेट का एक दूसरे के साथ में है, तो वो तो केवल मार्किंग लगने की बात है ना। वो तो केवल एक जगह का माल दूसरी जगह से जाएगा, सील सिक्का लगेगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को इस बात का भी डर है कि ये जो प्रोडक्ट्स आएंगे ये भारत के पूरी कृषि को ही पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे और लोगों की ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी उसका बहुत बुरा तो रोजी रोटी के साथ साथ लोगों की सेहत की भी बात है और इसके भी प्रोटेक्शन संरक्षण की बात कही जा रही है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि भारत कब तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन संरक्षणवादी तरीके से ही अपने कृषि जगत को संरक्षित रख सकता है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और दुनिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है या फिर कृषि के नए नए आयाम विविधता की बात हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, इससे पहले डॉक्टर सुनीलम समझने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए कि अगर भारत के प्रोडक्ट्स पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर अगर टैरिफ लग जाता है तो बहुत सारे भारत के किसान हैं जिनको जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और ख़ास करके जो श्रिम्प हैं और भी अन्य प्रोडक्ट्स हैं जो जाते हैं, मैंगो हैं, सब्जियां हैं, उनके भी फार्मर्स को एक नुकसान पहुंच सकता है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा द ट्रूथ के साथ। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम फार्मर लीडर जुड़े हुए हैं और भारत के किसानों के सामने पहले से ही एक जो आमदनी का संकट बना हुआ था और अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स को लेकर अब ये चिंताएं कितनी बड़ी हो गई हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो कृषि जगत है उसके सामने जो संकट है वो और भी क्या गहराने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगा चुका है और अगर बात नहीं बनी तो ये भारत के कई राज्यों में जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनकी रोजी रोटी के लिए चुनौती का कारण बन सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम लगातार बने हुए। डॉक्टर सुनीलम, पहले हिस्से में तो हमने ये समझा कि अगर अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो भारत के किसानों के लिए उनकी रोजी रोटी के लिए और सभी पूरे भारतीय हैं उनकी सेहत के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग शोध जो है, रिसर्च इस तरफ से संकेत कर रहे हैं। खास करके आपने जीएम क्रॉप्स का जो नाम लिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत के जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं वो तो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और इसमें सी फूड भी शामिल है, बासमती राइस भी शामिल है और कुछ प्रोसेस्ड फूड भी शामिल है। तो इस सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? और ये भी एक अच्छा खासा जो है बिजनेस है। कुछ आंकड़े हैं 2024 के जो ये बताते हैं कि लगभग 5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस में इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ है जी। और ये कम्प्लीटली वाइप आउट हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है, प्रतिस्पर्धात्मक जो है मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उनकी कम हो जाएगी इंडियन प्रोडक्ट्स की जी। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, जब हम अमेरिका के साथ बातचीत करते हैं या किसी भी देश के साथ बातचीत करते हैं तो यहाँ के जो किसान की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि बेसिकली कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो उसका जो सबसे पहला जो बिंदु होना चाहिए, प्रस्थान बिंदु, कि हमें इस एग्रीमेंट से क्या लाभ जी, ये मोटी चीज है। ठीक है। और जब लाभ क्या होगा तो हम ये देखें कि हमारी एग्रीकल्चर किस हालत के अंदर है। तो उसकी हालत ये है कि हमारे यहाँ पर 10,218 बताते हैं कि मासिक आय है एक किसान परिवार की। और किसान परिवार जब कहते हैं तो 5 से लेके 7 सदस्य हैं उस परिवार के। तो अब आप सोच लीजिए कि 7 सदस्यों का 10,000 रुपया है तो एक सदस्य को कितना आया, मतलब उसे 2,000 रुपया भी उसकी मंथली इनकम उसकी नहीं है। ये तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, वास्तव में इससे ज्यादा भी स्थिति खराब बनी हुई है। यही कारण है कि 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है।
मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि कभी भी 7.5 लाख व्यापारियों ने, 7.5 लाख कर्मचारियों ने, 7.5 लाख नेताओं ने, 7.5 लाख किसी भी समूह के लोगों ने आत्महत्या नहीं की। और किसान ने आत्महत्या करने का सब चीज की स्टडी हुई है। उसका कारण यह है कि कर्जे में वो डूब जाता है। कर्जे में इसलिए डूब जाता है क्योंकि खेती उसकी घाटे में जाती है। जी। खेती घाटे में इसलिए जाती है क्योंकि उसको जो पैदा करता है उसका दाम नहीं मिलता। इसलिए भारत के किसान आंदोलन की जो मुख्य मांग है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी की है। अब सवाल ये आता है कि जब विदेश से जब कृषि उत्पादों का जब आयात होगा तो फिर, और जब जितने भी जैसे कहा जाता है टैक्स जो लगाए हुए हैं वो टैक्स जीरो लेवल के ऊपर जब ले आएंगे जी। तो वहां से माल का डंपिंग होगा। तो हम लोगों की बात जो है वो जब आज ही नहीं सुनी जा रही है, आज ही एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, तो जब विदेश की कंपनियां आकर के बहुत ही सस्ता माल जब वो यहाँ पर डंप कर देंगी तो नंबर एक माल की हमारा माल खरीदेगा कौन? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब वो लोग कई किलोमीटरों के अंदर जब वो खेती करते हैं तो उनके यहाँ पर चमक ज्यादा होगी, उनके यहाँ पर दाना के अंदर एक जैसा होगा, उनकी पैकिंग उनकी बहुत अच्छी होगी। मतलब कुल मिलाकर के तो हमारा किसान जो है उसको आज भी अपने जो पैदा करता है उसका दाम नहीं मिल पा रहा। और एक बार जब डंपिंग हो जाएगी अमेरिकन प्रोडक्ट्स की तो फिर उसके बाद तो हमारे किसान को मास मुझे लगता है कि सुसाइड होना की दिशा में हम बढ़ जाएंगे। सुसाइड अभी भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। मैं मुल्ताई से 2 बार विधायक भी रहा हूं और किसान संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, एसकेएम की कोर कमेटी का मैं सदस्य हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये विदर्भ का इलाका है इसके अंदर 10 जो है किसानों की आत्महत्या का एवरेज आज भी है, लगातार वो चल ही रहा है। तमाम सारे पैकेज की बात भी हुई, तमाम सारे कौन कौन से मॉडल भी बनाए गए, सरकार ने बहुत प्रयोग किए, लेकिन चल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आपको जब आप कोई भी एग्रीमेंट करेंगे या अब जो अमेरिका के साथ आप करना चाहते हैं उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट अगर आप उसको खोलना चाहते हैं या और दूसरे कृषि उत्पादों के लिए खोलना चाहते हैं तो हमारी तो पूरी किसान की बर्बादी हो जाएगी। अब भारत सरकार को ये सूट इसलिए करता है कि भारत सरकार की जो अंडरस्टैंडिंग है इस देश के विकास की, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक किसान, किसानी और गांव खत्म नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि वो ये देखते हैं कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर इसी तरह खेती किसानी थी, वहां पर भी 70, 80, 85, 90% तक किसान हुआ करते थे जी। लेकिन जब ऐसी वो थे तब उनकी हालत आर्थिक तौर पर बहुत खराब थी। और आज जब 2, 3, 4%, 4 मैक्सिमम फ्रांस के अंदर है, बाकी 2-3% के ऊपर ही सब कुछ है, तो जब 2-3% बचे तो बहुत समृद्धि आ गई। तो उनको एक मॉडल समझ में आया, वो मॉडल ये है कि आप खेती किसानी और गांव को खत्म करो। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ ठप हो गया देश के अंदर और इकोनॉमी हमारी माइनस के अंदर चली गई, तब किसानों ने 3% जो है एक ग्रोथ रेट दिया, एग्रीकल्चर के अंदर दिया। क्योंकि आपने चाहे आंदोलन में देखा होगा कि हमारे यहाँ पर मास्क नहीं लगा और आपने देश के किसानों को भी मास्क लगा के नहीं देखा होगा जो शहर के सब लोग लगा करके घूम रहे थे। मतलब वो अपने खेती के अंदर लगा था, उसने अपना काम किया। तो उसने तो इस देश को जब जरूरत थी, है ना, वहां यहाँ पर अमेरिका से जो है जो लाल गेहूं आता था वो सबको खत्म करके उसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। और उसने एक जो है 3% का जो है वो पॉजिटिव जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट भी उसने जोड़ने का काम किया। तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसके बदले में कम से कम इतना तो उसे मिले कि उसको जो है वो सस्टेन कर पाए और उसको आत्महत्या की नौबत ना आए। और आप ये देखिए, मतलब हम यहाँ $10,000 $10,000 की बात कर रहे हैं, वहां $10,000 का जो है प्रति व्यक्ति आय की बात है। तो आप देखिए ना, मतलब किस स्तर के ऊपर है। तो ये तो बातें देखनी ही पड़ेंगी, नहीं देखेंगे तो मतलब क्या है, मतलब किसान क्या कर सकता है? किसान तो विरोध ही कर सकता है। तो जैसे हम लोग पुतले जला रहे हैं मोदी और ट्रंप के, तो और उसका ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। फिर वो अमेरिका के माल के बहिष्कार की बात भी चल रही है।
अभी आपने ये भी देखा है, एक कॉल ये भी चल रहा है देश के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को अगर ठीक लगे कि क्योंकि अमेरिका और इजराइल बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके बहिष्कार की बात चल रही है, क्योंकि उन्होंने जो है 4 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है, नरसंहार उनका लगातार जारी है, तो उन कंपनियों का बहिष्कार का भी चल रहा है। तो हम लोग अपने लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे जी। लेकिन उसकी जरूरत कृषि प्रधान देश में नहीं पड़नी चाहिए और सरकार को ये सेंसिटिविटी रखनी चाहिए कि वो एग्रीकल्चर को किसी भी हालत के अंदर वो ना खोले। और जी। आपने देखा कि कंपनियों के हाथ में जब सब चीजें चली जाती हैं तो रेट भी उन्हीं के हाथ के अंदर चला जाता है, क्योंकि कहने के लिए जो पूरी की पूरी मतलब खुली अर्थव्यवस्था है उसका जो मूल आधार है वो कंपटीशन जी। है ना। जी। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर कोका कोला एक बार आया, एक बार कोका कोला को जॉर्ज फर्नांडिस ने 77 में भगाया, है ना, और उसके बाद में फिर जो है सरकार की पॉलिसी बदल गई, फिर कोका कोला आ गया। जब कोका कोला चला गया था तो कम से कम 40-50 कंपनियां ऐसी हो गई थी जो ठंडा पेय बनाने लगी थी। अब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब इस किसी गांव में आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा लेकिन आपको वहां पर पेप्सी और कोला मिलेगा। मतलब कॉर्पोरेट जो होता है वो मोनोपोलाइज करता है, वो बाकी सब कुछ खत्म कर देता है। तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था खुली अर्थव्यवस्था का कि एक खुला कंपटीशन होना चाहिए, तो वो कहाँ कंपटीशन है? पूरे आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, अभी कोई अडानी से के साथ कोई कॉम्पीट कर पा रहा है क्या? पूरे देश के अंदर एक भी कंपनी कॉम्पीट कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं कर पा रही है कि जब मतलब वो तो सरकार का संरक्षण इसलिए नहीं कर पा रही है, लेकिन कॉर्पोरेट की जो पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी, उसकी मार्केट की पॉलिसी रहती है, उसकी जो प्राइस पॉलिसी रहती है, जब वो शुरुआत करते हैं मुझको जो है मैं जब शुरू में मैं गांव के अंदर गया बैतूल जिले के अंदर, तो मेरे को मैडम यहाँ लोग ये बताते थे कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज आते थे और वो चाय जो है, लिप्टन टी जो है वो बेचने आते थे, और जब वो बेचने आते थे तो लोग गांव के भाग जाते थे। क्यों? वो फ्री पिलाते थे। लेकिन जो है उनके साथ में लोग रहते थे कि चाय नहीं पियोगे तो हंटर पड़ेगा। तो लोगों को चाय की ऐसी आदत डाली कि आजकल हम लोगों की सुबह जो है इस देश के 186 करोड़ लोगों में से कम मैं कह सकता हूं कि 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं कि सुबह ही ना हो अगर चाय ना हो। तो ये है, ये कॉर्पोरेट का एक पॉलिसी रहती है ना। तो कॉर्पोरेट पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है, इसलिए हम उसका विरोध करने का काम करते हैं। पर से कुछ दिक्कत की बात नहीं है कि दूसरी कंपनी का आ रहा है, पूरी दुनिया एक है। हम लोग तो मतलब वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं जी। और जी। तो जो है विश्व नागरिकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट ये है, और एक और बात ये कहनी है कि ये जो पूरी दादागिरी है या गुंडागर्दी है, ये जो 25% अभी टैरिफ लगा दिया, अब आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा कोई डिक्टेटर भी पैदा नहीं हुआ जो जिन डिक्टेटरों के नाम लिए जाते हैं, हिटलर का, मुसोलिनी का, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया था ट्रेड के अंदर जो काम ये व्यक्ति कर रहा है। और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो इतना मरा मराया है कि उसके मुंह से नाम ही नहीं निकलता। पार्लियामेंट के अंदर बार बार राहुल गांधी पूछते रहे, सब सांसद पूछते रहे कि भाई 22 बार वो कह चुका कि जो है मैंने कराया है समझौता, है ना, और आप कुछ तो बोलो। आप कहते हो कि नहीं कराया, ठीक है, तो आप बोलो कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। लेकिन ट्रंप का नहीं, अमेरिका का नाम ही लेने को तैयार नहीं है। तो हमारी दिक्कत ये है मैडम कि हमें ये लगता है कि ये सरकार इतनी लकवा मार सरकार है कि ये कभी भी समझौता कर सकती है, और इसीलिए हम जो है इन एंटिसिपेशन ही जो है हम लगे हुए हैं पूरी ताकत के साथ। ये जो आशंकाएं हैं, ये जो आशंकाएं बनी हुई हैं कि सरकार समझौता कर सकती है और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने का भी समझौता कर सकती है, तो इसके लिए जो है आप क्या जो है रणनीति बना रहे हैं किसानों की जो चिंताओं से संबंधित? एक ब्रेक लूंगी मैं यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। चर्चा द ट्रुथ में लौटेंगे। डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिकी कृषि जो उत्पाद है उनके लिए बाजार खुल जाते हैं भारत में, तो फिर जो किसान है लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर, वो किसान आगे किस रणनीति पर बढ़ते हुए दिखेंगे समझते हैं, लेकिन एक ब्रेक से लौटते हैं उसके बाद।
फिर से स्वागत है। चर्चा द ट्रूथ देख रहे हैं आप और हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम, फार्मर लीडर, लगातार जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन हो या फिर किसानों से के अधिकारों से संबंधित कोई भी मंच, लगातार एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपने कहा कि ये पूरी आशंका बनी हुई है कि सरकार डील कर सकती है, तो फिर आप किस रणनीति के तहत आगे बढ़ने का आपने जो है बातचीत की है या फिर विचार कर रहे हैं? क्योंकि आप लगातार किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, आप प्रमुख हैं। किसानों को संगठित करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सरकार आपके चिंताओं पर, आपकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, अनसुना कर रही है। तो अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खुल भी जाएं, तब आपके विरोध पर कितना ध्यान दिया जाएगा? डॉक्टर सुनीलम जी, मैं पहले तो ये चाहता हूँ असल में कि जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में दर्शकों को क्लैरिटी आनी चाहिए जी। और इसीलिए मैंने जो यूके के साथ में डील हो चुकी है ना, अब उस डील का क्या असर है, उसी किस्म की डील जो है वो यूएस के साथ भी होगी। अब जो सीटा के नाम से जो कहा जा रहा है, जिसका कि अभी हम लोग सब जो पुतले वगैरह जलाएंगे 13 अगस्त को पूरे देश में, वो सीटा के पुतले भी जलाएंगे, ये दो लोगों के पुतले के साथ साथ। अब इन्होंने क्या किया है कि जो टैरिफ लगता था, मैं सालमन, सार्डीन, मैकरल, टूना, हिल्सा, झींगा, भेड़ का मांस और जो है पालक, मशरूम, खरबूज, खुबानी, शरीफा, आम का गूदा, केला, सूरन, अरबी, कच्चे केले, इमली, मसाले, मक्के का आटा, राई का आटा, ब्राउन राइस, ये और बीटल पत्ते, कोको बीन्स, कोको पाउडर और मॉल्टेड मिल्क, ये सब वो सूची है जिसके ऊपर से इन्होंने टैरिफ समाप्त कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब ये टैरिफ समाप्त हो जाएगा और वहां का पूरा जो प्रोडक्ट जब यहाँ पर आएगा, और मैंने बताया कि यहाँ पर जो जिस किस्म की मानसिकता है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की, उसके अंदर तो वो हमारा जो माल जो गांव के किसानों का आएगा वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि मास प्रोडक्शन वहां पर करते हैं, सब कुछ काम मशीनों से होता है वहां पर। यहाँ पर तो जो है इस समय पूरे खेती किसानी के क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट खेती है मजदूरों का है कि मजदूर नहीं मिलते हैं, सबसे बड़ा संकट है यहाँ पर। और वहां पर तो मशीन का मतलब मशीन से काम होना है ना। एक आदमी है जो 100-200 किलोमीटर की खेती करता है, सब कुछ मैकेनाइज्ड है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, मतलब सिंचाई से लेकर के और उसका हार्वेस्टिंग तक और उसकी पैकिंग तक। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसका रेट बहुत कम आने वाला है। और हम जिस रेट के ऊपर पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे को तो मजदूर को भी देना है और हमारी जो पूरी लागत आती है, मतलब क्योंकि पूरा का पूरा मैनुअल काम है, तो हमारी लागत स्वाभाविक तौर पे आती है। तो आप ये कहते रहिए कि भाई अब जो है जमाना आगे बढ़ गया, आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, है ना। तो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, पूरे देश के अंदर जो है जितने लघु उद्योग थे, जितना खादी जो ग्राम उद्योग थे, वो खत्म हो गया। तो वो खत्म होने का मतलब क्या हुआ, खत्म होने का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। और उसका फाइनली मतलब क्या हुआ, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए। तो यही ये होने वाला है। ये मैं इसीलिए हम दर्शकों को मैंने ये बात बताया इसलिए है कि उन्हें ये समझ में आए कि जिस तरीके से सीटा का हुआ है, उसी तरीके से अमेरिका के साथ में जो होता है, तो उसका बहुत ही भीषण असर पड़ने वाला है। मैं एक आपसे कहूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मैडम, वो क्षेत्र मुल्ताई क्षेत्र है। बहुत खेती किसानी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हर किसान का जो जीवन चलता है वो 1-2 गाय भैंस पाल के चलता है। तो वो जो दूध पैदा करता है, 5 लीटर दूध, 10 लीटर दूध या 2 लीटर दूध, उससे जो वो बेच के कैश आता है उसके पास में, हालांकि उसे जो मिलता है वो अभी भी 15 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर ही मिल रहा है, मतलब पानी का रेट मिल रहा है अभी देश के किसानों को, ये स्थिति है। तो लेकिन जब वो रेट भी बंद हो जाएगा और जब दूध भी उसका कोऑपरेटिव सोसाइटियां तो नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि जब इतना सस्ता आ रहा है तो मार्केट में उनकी सोसाइटी के माल को कौन खरीदेगा, है ना। जो भाई जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को जो दूध मिलेगा, वो कहेंगे कि ये ज्यादा हेल्दियर प्रोडक्ट है, वो कहेंगे कि आप इसको 3 महीने तक रख सकते हैं। हमारा तो चक्कर ही अलग होता है कि हमारा दूध आया, हमने गर्म नहीं किया तो फट गया। तो हमारे तो मतलब तो स्वाभाविक तौर पे लगे तो पूरा मिडिल क्लास जो है उससे तो लगेगा कि भाई हमारा तो शानदार काम हो गया, सस्ता भी हो गया,
और अब इससे तो कोई खराब होने की इसकी कोई चिंता भी नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि पूरा तो वो डेयरी जब प्रोडक्ट जब खत्म होगा तो इस देश के अंदर जो पशुपालक हैं, जो करोड़ों के अंदर हैं, है ना, वो पूरे तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। और वो जब बेरोजगार हो जाएंगे तो वही मैंने आपसे कहा कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी की पूरी तरीके से जो रूरल इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी। और आज भी मतलब ये कौन से आंकड़े कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी कहते हैं कि 17% तो जीडीपी के अंदर जो है एग्रीकल्चर का अभी तो योगदान है। तो वो तो खत्म हो जाएगा फिर। तो वो क्या योगदान रहेगा, मतलब जब वो खुद ही कुछ नहीं कर पाएगा तो उसका योगदान खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सरकार का जो पॉलिसी है कि किसान किसानी और गांव को खत्म करो, है ना, उसके हाथ उसकी सब जमीनें छीन लो, लेकिन इतनी बड़ी जो ये मैन पावर क्या जो होगी इसका क्या करेंगे। मतलब ठीक है, आप एक मौसम आएगा तो कावड़ धुलवा लेंगे उनसे, एक आध मौसम आएगा तो कुछ और कहीं पे आप जो है उनको ले जाएंगे, कुछ रैली वैली आप निकाल लेंगे। लेकिन है ना, कभी कभार कुछ लोग जाएंगे और अग्निवीर में हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के। लेकिन ये सब जो एक बेरोजगारों की एक जो बड़ी फोर्स जो खड़ी हो रही है, हमको ये समझना जरूरी है कि हमारा देश युवाओं का देश है, 60% युवा है, बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के क्या है, हमारी जो यूथ एनर्जी है, उस यूथ एनर्जी का होना ये चाहिए था कि जितने भी स्टडीज हुई हैं इस देश के अंदर, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने की है, उन्होंने एक ही बात कही है कि हमारे यहाँ पर जो संभावनाएं हैं रोजगार पैदा होने की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हैं। वो पूरा का पूरा ग्रामीण ग्रामोद्योग के अंदर है, वो एमएसएमई के अंदर है। तो आप जब, मतलब आपके सामने अल्टरनेटिव है एम्प्लॉयमेंट देने का, लेकिन आप जो अल्टरनेटिव है उसके ऊपर काम ना करके आप पूरी तरीके से उसको खत्म करने का काम कर रहे हो, कैसे चलेगा। इसीलिए हम इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। और आपने जहां तक पूछा कि भाई आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोग के देश में सत्याग्रह जो है वही एक तरीका है। और सत्याग्रह के अंदर ये होता है कि जब आप ज्यादा, जैसे कहते हैं नकेल आप कसते हैं, जैसे आपने जो है किया, एसआईआर कर दिया, इलेक्शन कमीशन आ गया, लोगों को लग गया। तो मैं उस समय वहां पर था। बिहार में ऐसा बंद 9 जुलाई को जो हुआ था, जो बंद उनका नहीं था वहां पर, वो बंद किया था ट्रेड यूनियंस के लोगों ने। और उन्होंने इसलिए किया था कि लेबर कोड जो थोप दिए गए हैं, मतलब लोगों को मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है, लोगों को हड़ताल करने का अधिकार समाप्त हो गया है, किसी भी तरीके के लेबर लॉस जो है वो खत्म कर दिए गए हैं, इसके खिलाफ में। और हमारा एमएसपी का सवाल, कर्जा मुक्ति का सवाल, लैंड एक्विजिशन का सवाल, इसको लेकर के हम लोगों ने हड़ताल का कॉल दिया था। उसको इंडिया गठबंधन ने समर्थन कर दिया। और इंडिया गठबंधन ने जितना भी समर्थन किया, लेकिन वहां पर उन्होंने कॉल दिया, उनके कार्यकर्ता 4 जगह पे लगे हुए थे, गांव के अंदर लोगों ने 40 जगह पे कर दिया ब्लॉक। ऐसा होता है फिर जब जनता सड़क पे उतर जाती है, तो फिर पूरा का पूरा मामला जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। फिर आप कितने पुलिस में भर्ती कर लोगे, कितनी मिलिट्री लगाओगे, कितने अर्धसैनिक बल लगाओगे, क्या रुकने वाला है उससे। देख ही रहे हैं हम लोग, कश्मीर देख रहे हैं। तो खैर एनीवे हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन वो हमारा कश्मीर क्योंकि मैंने बोल दिया है, तो इसलिए विषय ये है कि वहां पर भी एप्पल का प्रोडक्शन है। और आपको मालूम है कि एक बार जो है हिमाचल के अंदर जो सेब पैदा होते थे, उन सेबों का जो रेट पूरा गिर गया था, उसके लिए जो है लोगों ने अडानी को जिम्मेदार माना था, इसलिए भाजपा को वहां पे हरा दिया। ये देखिए आप, क्या होता है कि एक एक चीज का, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा होता है ना। तो क्या सरकार इससे डर जाएगी? सरकार डरे ना डरे, मतलब उन्हें अगर उनके पास में इतना ही मैंडेट है कि इस देश की पूरी परिसंपत्तियों को हमको अडानी अंबानी को बेच देना है, यही हमारा मैंडेट है, बाकी किसी की चिंता नहीं है, तो फिर हमारा भी मैंडेट है। इस देश में राजा रजवाड़ों की जो है वो पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उनको प्रीपर्स देना शुरू किया गया था, जमींदारी खत्म कर ली गई थी। तो एक लाइन के प्रस्ताव से तो अडानी अंबानी जो है उनकी पूरी संपत्ति नेशनलाइज हो जाएगी, हमारा वही मुद्दा चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि मामला जो है वो कब्जा कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा और हम लोग जो है मतलब घर हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे। जी, तो हम लोग तो किसानों के और मजदूरों के और गांव के लोगों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारा अमेरिका के साथ में कुछ नहीं है ना। और लेकिन आपको देख ही रहे आप, हमारा मामला ट्रंप का हम नहीं जला रहे, मतलब जो है ट्रंप का विरोध अमेरिका के अंदर ज्यादा हो रहा है।
है ना, पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा हो रहा है। हम लोग के यहाँ तो बड़ा जिसे कहते हैं वेजिटेरियन किस्म का जो है विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में बहुत भयंकर विरोध इनका चल रहा है, जी। क्योंकि लोग जो है वो एकदम पूरे तरीके से परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि उनको खुद को भी अमेरिका को भी पॉलिसी के लेवल पे समझना चाहिए। जब WTO ने इस बात को समझा, तो समझिए जब सब देश इकट्ठे थे, 197 कंट्रीज उसके अंदर इकट्ठे थे, वहां पर एग्रीकल्चर को लेकर के एग्रीमेंट नहीं हो पाया, उन्होंने समझा। और ये एक और बात मैं कहना चाहता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए, आपकी तो जानकारी में होगा ही, कि जिस तरीके की वो सब्सिडी देते हैं हमारे ऊपर, वो कहते हैं कि भाई ये WTO के अंदर आप सिग्नेटरी हैं तो आप जो है सब्सिडी नहीं दे सकते। जी जी। लेकिन यहाँ पर खेती के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है वो 2% को पालने के लिए वो हमारे से 200 गुना ज्यादा सब्सिडी देने का काम करते हैं वहां के 2% किसानों को। अब हम जो है हमारे यहाँ पर तो सब्सिडी खत्म की जाती जा रही है। आपको मालूम है कि पहले एक 50 किलो की बोरी मिलती थी यूरिया की, अब उसको जो है कर दिया उन्होंने, पहले 45 किया फिर 40 कर दिया। तो हमारे यहाँ पर तो लगातार सब्सिडी खत्म करने का काम चल रहा है, और इसके बाद भी जो है वो कंपनियां जो है उनकी संतुष्टि नहीं हो रही है। तो किसान अपने हक के लिए लड़ेगा। बिल्कुल। एक ब्रेक और लूंगी मैं डॉक्टर सुनीलम जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो भारत में अगर हम देखें कि जो स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के भी अंतर्गत आता है, लेकिन तमाम जो राज्य है जहां पर अगर कहें कि नॉन BJP गवर्नमेंट है तो वहां पर भी कृषि जो है कितनी फल फूल रही है, क्योंकि कृषि जगत की जो चिंताएं हैं वो समय के साथ उसका समाधान कम और चिंताएं अधिक बढ़ रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के किसानों को करना चाहिए या फिर इसके स्टेक होल्डर्स को करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को करना चाहिए, जिससे कृषि को समय के साथ जो है आगे बढ़ाया जा सके, और क्या परंपरागत तरीके से ही भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित किया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। और भारत के किसान कितनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं या आगे उनका भविष्य जो है वो कितना उज्जवल है। सरकार उनके हितों की जो है रक्षा की बात तो कर रही है तमाम देशों के साथ ट्रेड डील को लेकर, लेकिन असल में जिस तरीके से डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि UK के साथ FTA जो हुआ है, जो करार हुआ है, वो पहले से ही जो है इस पर कई गंभीर चिंताएं हैं, और अगर अमेरिका के साथ हो गया तो ये विनाशकारी जो है परिस्थिति भारत के किसानों के सामने पैदा हो जाएगी। डॉक्टर सुनीलम, लेकिन सवाल एक बना हुआ है समय की रफ्तार का। भारतीय कृषि जगत जहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन परंपरागत तरीके से ही आपने कहा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों के लिए रखा सामने कि इंडिया में एग्रीकल्चर होता है जबकि US में एग्रो बिजनेस है। लेकिन क्या एग्रो बिजनेस भारत में बन जाए तो ये भारत के नागरिकों के लिए और भारत के किसानों के लिए सही नहीं होगा। इसे परंपरागत तरीके में ही जो है खुश रहने की आदत डालनी होगी, या फिर इसी तरीके से चलना होगा, या फिर अगर आपको कॉम्पीट करना है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जो तेजी से तरक्की कर रही हैं, भारत भी चाहता है कि वो 2047 तक विकसित हो जाए, और इसमें क्योंकि आपने खुद कहा और सरकार भी ये आंकड़े दे रही है, हालांकि ये कितनी सच्चे आंकड़े हैं, 17% का कि कंट्रीब्यूशन है, इसको क्या और बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है? जी देखिए, ब्रेक से पहले आपने स्टेट गवर्नमेंट की बात कही थी, मैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी कि सरकार जो है वो कहती है, मतलब ये फैक्ट है कि कृषि जो है राज्य का विषय है, तो फिर 3 किसान विरोधी कानून हम जिसे कहते हैं वो कैसे लेके आ गई थी सरकार कैसे वो उन कानूनों को पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए वही लेके आए थे ना, उन्होंने पार्लियामेंट में पास कर दिया था ना। हम लोगों को 380 दिन लड़ना पड़ा ना, हमारे 750 किसान शहीद हुए ना। तो ये सरकार को तब समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये स्टेट का विषय है तो स्टेट से होगा। अब क्या किया है ये दर्शकों को जान लेना चाहिए। इन्होंने एक नया जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी लेकर के आए, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी जो लेकर के आए हैं वो राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति, ये है 3 in 1। मतलब जो 3 किसान विरोधी कानून लाए थे उसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया।
फाइनली पार्लियामेंट को भी वापस लेना पड़ा, उसे रद्द करना पड़ा। तो अब ये नया कानून लेके आ गए, ये चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से ये इसको लागू करना चाहते हैं। अब इन्होंने इसे राज्य के अंदर छोड़ दिया। इन्हें मालूम है कि राज्य के अंदर भाजपा की ज्यादातर जगह पर सरकार है, 17-18 जगह पर ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, तो वहां पर तो पारित करा ही लेंगे, है ना। लेकिन हालांकि अभी तक पारित नहीं हो पाया है, लेकिन इनका इस पॉलिसी के अंदर विश्वास नहीं है। ये नंबर 1 में कहना चाहता हूं। नंबर 2 में कहना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले एक कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव्स आपको मालूम है राज्य का विषय है जी। अभी सरकार ने कोऑपरेटिव्स को अपने हाथ में ले लिया। जो नजर है अमित शाह की, वो नजर ये है कि लाखों करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव्स के पास में है, और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का मतलब किसान का जो संबंध है वो कोऑपरेटिव्स की समितियों के साथ में ही है, उसको वो पूरे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और इसलिए उसका वो कानून लेकर के आ गए हैं। उन्होंने स्टेट्स का पूरा अधिकार है उसको समाप्त कर दिया है। पूरे के पूरे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसको अपोज कर रही हैं, रिप्रेजेंट करने का काम कर रही हैं। एसकेएम भी उसका विरोध करने का काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फेडरल स्ट्रक्चर को तो ये मानते ही नहीं है। इनका जो पूरा मामला है वो जिसे कहते हैं हिंदुस्तान, मतलब एक ही पार्टी हो, एक ही नेता हो, और सब कुछ एक ही मार्केट हो, मतलब लेकिन मतलब अभी एक आधार पहले चल रहा था, फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं तुम मान जाओ आधार के ऊपर। लेकिन ये चोर दरवाजे से काम करने की इनकी आदत है, इसलिए हमको मोदी जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं हम जैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे CA/NRC को हम लोगों ने आंदोलन करके रद्द क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अभी क्या किया, बिहार के अंदर जो है नागरिकता को इन्होंने चुनाव के साथ में जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो है नागरिकता का काम है वो गृह मंत्रालय का काम है, यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप चुनाव कराइए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसे अलग नहीं किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपके शो के ऊपर बता रहा हूँ, पूरे देश के अंदर वो काम जो SIR का था वो काम पूरे देश में शुरू हो चुका है। मेरे मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाले नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पर मध्य प्रदेश में और जिन राज्यों में 6 राज्यों में आगे इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां के अधिकारियों से कह दिया गया है, वो लोगों ने तैयारी इसकी चालू कर दी है। जिस तरीके से अपनी मर्जी के वोटों को जोड़ना और अपनी मर्जी के वोटों को डिलीट कर देना, जैसे 65 लाख वोट जो हैं वो जुड़ गए, 35 लाख जो वोट हैं वो अदृश्य हो गए, कहा कि इनका पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए हैं, 22 लाख लोग मर गए। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये किसी पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रही है। अगर पॉलिसी पे चलती तो पॉलिसी बनाने के लिए उसे संयुक्त किसान मोर्चा, 550 किसान संगठनों का मोर्चा है, उससे बात करनी चाहिए थी। आप सोचिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बात करते हैं, जब ये आता है ना मतलब जब बजट आता है, हमने तो ये कहा कि भाई अलग से कृषि बजट अलग से लाना शुरू कर दो आप, क्योंकि अगर आप बजट लाओगे तब पता चलेगा। आपको मालूम है, आप मतलब यू बी शॉक्ड, इस देश के अंदर आबादी है किसानों की, आप मानो 55% मानो, हम मानते हैं 75%, मतलब अगर गांव के लोगों को देख लिया जाए, एग्रीकल्चर के जो मजदूर हैं जोड़ लिया जाए गांव के लोगों को, और कुल मिला के बजट उन्हें मालूम है कितना मिलता है, 3% से कम मिलता है, 3% से कम मिलता है ना। तो जब आप बजट ही नहीं दोगे तो गांव क्या खाक तरक्की करेगा, और किसानी क्या बचने वाली है, और किसान क्या बचेगा। तो कुल मिलाकर के जो सरकार की पॉलिसी है वही किसान विरोधी है। अब ये है कि एकदम आखिरी किला भी ये लोग गाड़ना चाहते हैं, मतलब अमेरिका के साथ में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो ये ट्रेड करके, तो हमारे पास में जितनी मतलब है कुवत है, उस कुवत से हम इसका विरोध करने का हम काम करेंगे। तो ये तो आपका मतलब स्टेट वाला इशू था। दूसरा आपने एक और भी कोई सवाल किया था। मैंने कहा था कि फिर समय की जो रफ्तार है उसके साथ भारतीय कृषि को आप कैसे देख रहे हैं? क्या परंपरागत मैं एग्रीकल्चर जी बिल्कुल। देखिए, कृषि को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बेस्ड किसने बनाया? ये बनाया भारत सरकार ने। भारत के अंदर लोग गोबर का इस्तेमाल करते थे, भारत के अंदर प्राकृतिक खेती होती थी, भारत के अंदर जैविक खेती होती थी। भारत सरकार ने बाकायदा अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से लोगों को बताया, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप यूरिया इस्तेमाल करो, DAP का इस्तेमाल करो, और आपको अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप जो है कीटनाशक का इस्तेमाल करो। दुनिया की सब कीटनाशक कंपनियां पूरी दुनिया में, यूरोप अमेरिका में बंद हो जाएं,
उनको आप भारत में ले आओ और आप जो है जहरीला खाना पैदा करने का काम करो। ये किसने सिखाया किसान को? किसान तो ये कभी नहीं करता था। जी। और अभी भी आप क्या कह रहे हैं? अभी जो है, अभी जो डिक्लेरेशन किया था मोदी ने, मैं प्राकृतिक खेती चाहता हूं। अरे प्राकृतिक खेती तो करते ही था, उससे इंडस्ट्रियल खेती करवाने का काम किसने किया? भारत सरकार ने किया। तो भारत सरकार अपनी इस गलती को मानने के लिए तैयार होगी क्या कि हमारा स्ट्रेटेजी गलत थी, हमने गलत रास्ते के ऊपर ले गया, हमारे रास्ते के ऊपर चलते हुए जहरीली खेती होने लगी, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर होने लगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि पंजाब के अंदर कैंसर ट्रेन्स चलने लग गई। हर 4 घर में से 1 घर में कैंसर हो गया। मेरे अपने परिवार के अंदर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी, एक परिवार में मेरे 4 कैंसर पेशेंट है। मेरे खुद के परिवार की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये है स्थिति। बहुत अफसोस कौन है इसके जिम्मेदार? भारत सरकार जिम्मेदार है। अब आप कह रहे हो प्राकृतिक खेती, और हम कहें हाँ ठीक है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करेंगे, तो फिर आप हमको समझा रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट क्या है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैडम जी कि जो ये पॉलिसी थी ना, ये कमलनाथ के जमाने में, ये जो कांग्रेस का जमाना था, उसमें उन्होंने ये पॉलिसी उन्होंने लगाई थी कि आप पैदा इंटरनेशनल मार्केट के लिए करो, है ना, खाने वाने का इंतजाम तो हम कर देंगे। लेकिन वो फेल हो गई पॉलिसी, पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि यूरोप के और अमेरिका के अंदर उनके इतने हायर स्टैंडर्ड्स हैं, एफएक्यू जिसे कहते हैं, मतलब उनके क्वालिटी कंट्रोल इतना ज्यादा स्ट्रांग है उनका कि वो भारत के प्रोडक्ट्स को वो मानते नहीं है। वो मानते हैं कि इन्फेक्टेड है, इसके अंदर जो है तमाम किस्म की इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो आप मतलब केवल एक्सपोर्ट के लिए पैदा करो। और अमेरिका तो ये कहता है, आज से नहीं कह रहा, अमेरिका और यूरोप जो है वो बहुत पहले से कह रहा है ना। हम लोग भी विदेश जब ज्यादा जाते थे, हम लोगों से कहते थे कि भाई आप ये गेहूं चावल के चक्कर में मत पड़ो। गेहूं चावल तो 1 और 2 रुपए किलो जो है हम आपको गांव में पहुंचा करके दे देंगे जी। आप तो हमें जो मार्केट में चाहिए आप वो हमारे लिए पैदा करने का काम करो। और इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए ये कोशिश ये थी कि किसानों की सब जमीनें, क्योंकि किसान खेती करना जानता नहीं है और घाटे में खेती जाती है, इसलिए उसे जमीनें उसकी कॉरपोरेट को दिलवा दो, अडानी अंबानी को दिलवा दो। वो प्रॉफिट वाली खेती करेंगे और वो जो खेती करेंगे वो एक्सपोर्ट के लिए खेती करेंगे। तो किसान को अपने घर पर बैठे पैसा दे देंगे कुछ, और जो है मतलब एक्सपोर्ट के लिए खेती होने लगेगी। ये पूरा षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र को देश के किसानों ने समझ लिया। क्योंकि ये जो पंजाब का किसान है ना, हम लोगों के लिए ये मॉडल है। मॉडल इसलिए 40 देशों में काम करता है ना। 40 देशों के अंदर जो पंजाब के किसान का अनुभव है, उसको ये समझ में आ गया कि इसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से, संविदा खेती के नाम से सब कुछ होगा, और पूरी की पूरी खेती कॉर्पोरेट के हाथ के अंदर चली जाएगी। किसान जो है वो पूरा का पूरा भूमिहीन बना दिया जाएगा, ये हो जाएगी और गुलाम बन जाएगा किसान। आज कम से कम किसान अपनी मर्जी की खेती करता है, अपने खेत में जो चाहता है वो पैदा करता है। हालांकि भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा इंटरवेंशन होता है, उसने कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हुए हैं, वो बताते हैं कि क्या खेती करो क्या खेती नहीं करो। फिर भी किसान के पास में एक अभी अपना स्वतंत्र तरीका है कि वो क्या क्या करना चाहता है। अब ये बताइए, इस देश के अंदर मोटी खेती, मोटे अनाज की खेती किसने समाप्त कराई, जिसे मिलेट्स कहते हैं, किसने समाप्त करी? भारत सरकार ने खत्म कराई। सब बो गेहूं, सब बो चावल, है ना, धान सब लोग पैदा करो। अब क्या है? अब वही भारत सरकार लेके आई है, मिलेट्स के प्रोग्राम से लेके आई है ना। अरे तो भाई आपने सफर कौन किया? ये अफसर तो सफर नहीं किए, कृषि वैज्ञानिक तो सफर नहीं किए, सफर तो किया देश का किसान। और इसके लिए जिम्मेदार है भारत सरकार और उसके जो पूरे एग्रीकल्चर के जो मतलब बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो एग्रीकल्चर के बड़े एस्टेब्लिशमेंट केवल और केवल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में काम करते हैं। उन्हें जो भारत के किसान के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी फंडिंग ही नहीं है। सोचिए ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलती हैं, जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चलती हैं, फंडिंग कौन देता है? आजकल भारत सरकार ने फंडिंग देना बंद कर दिया। आपने देखा भी 90,000 स्कूल बंद कर दिए। इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तो भाई कारपोरेट है तो अपना देगा पैसा। अब जब कारपोरेट पैसा देगा, कारगिल कंपनी अगर पैसा देगी तो वो अपनी रिसर्च कराएगी, अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाएगी, वो लोगों को कंपेल करेगी कि भाई यही बीज सबसे बेहतर है, कारगिल लेकर के आएगी। कुल मिलाकर के आपको ये मालूम है कि कॉर्पोरेट ही सरकारें चला रहे हैं। कॉर्पोरेट अपने नौकरों को जो है वो बना करके मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह बैठाते हैं। सब राजकाज जो है वो कॉर्पोरेट का चल रहा।
हम लोग जो है वो कॉरपोरेट के खिलाफ हैं, जी। इसलिए कि हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर सस्टेनेंस खेती होती है। भारत का किसान अगर मजबूत होगा, हम मानते हैं कि तभी गांव मजबूत होगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और देश तभी तरक्की करेगा। तो बेसिक अप्रोच में अंतर है। उनको लगता है कि किसान किसानी और गांव खत्म होगा तब देश तरक्की करेगा। हमको ये लगता है कि किसान मजबूत होगा, किसानी मजबूत होगी, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो ये एक वैचारिक जो है समझ का फेर है। और भारत और की समझ का फेर भारत ये है कि बिल्कुल जो भारत है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो अमेरिका और यूरोप के पिछलग्गू बन गए हैं, है जी। ना। मतलब एक तो बौद्धिक गुलाम भी बन गए हैं उनके, जबकि भारत का टैलेंट जो है वो उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज बने हुए हैं। बिल्कुल। और आपको मालूम है अभी ट्रंप जो है वो बहुत बड़े भारी बनते हैं। उन्होंने ट्रंप ने अभी फार्मा इंडस्ट्रीज के कंपनियों के सीईओज को लेटर लिखा है, कहा कि भाई हमारे को सस्ती दवाइयां देना शुरू करो, हमारे यहाँ के लोग दवाई नहीं खरीद पाते, मर जाते हैं, है ना। जी। सोचो आप, ऐसा जी। तो हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है, हमें भारतीय होने पे गर्व है। और बिल्कुल। भारतीय कंपनियों के ऊपर भी जो उन्होंने रिसर्च किया है, सब कुछ किया है। जी। लेकिन भाई किसान को छोड़ के चलो, है ना। तुम्हारे पुरखे हैं, उनको बर्बाद करोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये मैं जो सरकारें चलाने वाले लोग हैं उससे मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। जी। और भारत को अगर अपने लोगों के जो है फूड सिक्योरिटी का भी ध्यान देना है, तो भारत को कृषि जगत में जो है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसे कैसे मुनाफे का एक क्षेत्र बनाया जाए, इस पर भी खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं गारंटी की बात आ जाती है कि आप कृषि उत्पादों की जो मूल्य की गारंटी है उसे भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, ना कि उसे खुले बाजार के भरोसे छोड़ना पड़ेगा हमारे किसानों को, जो कि डॉक्टर सुनीलम के नज़रिए से 75% जो है वो आबादी है भारत की। टोटल 145 करोड़ की आबादी में से एक बड़ा हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर सुनीलम, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रूथ के प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है याद किया जी। किसानों को। किसानों के पक्ष अगर लोगों के बीच में जाए, बहुत कम चैनल हैं। और कोई भी मतलब जिसे सो कॉल्ड इवन सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ही रेयर चैनल्स हैं जो किसानों के इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल का जो जस्ट टीवी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपने जो है किसानों के मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया। बहुत आपका शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर, लगातार बने रहिए, फीडबैक ज़रूर पहुंचाएं neha@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com पर भी।